हेलो डियर स्टूडेंट्स आज मैं टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ एलएफटी के लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है सीरम बिलिरुबिन, यानी कि बिलिरुबिन को हम सीरम में कैसे टेस्ट करेंगे। उसके अलावा जो इसमें टेस्ट आते हैं SGOT, SGPT और एल्कलाइन फॉस्फेटेस, GGT, गामा ग्लूटामिन, ट्रांसएमाइनेज एंड टोटल प्रोटीन। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करेंगे वो है हमारा एस्टिमेशन ऑफ सीरम बिलिरुबिन, यानी कि हमारी बॉडी में जो बिलिरुबिन है वो नॉर्मल कितना होता है और उसकी रेंज कितनी होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सब इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो बैकग्राउंड के बारे में बताया है कि बिलिरुबिन जो है वो फॉर्मली जो है वो हेमाटोडिन जो है एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि हीम कैटाबोलिज्म के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जब RBC 120 डेज़ के बाद में हमारे सर्कुलेशन में फिर वो जाके RE सिस्टम में ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद वहाँ पे उसके कई प्रोडक्ट होते हैं और फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है वो बिलिरुबिन होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया हुआ है और बिलिरुबिन एक्सक्रीट होता है हमारे बाइल के थ्रू और यूरिन में, और स्टूल में भी ये पास आउट हो जाता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है फिर ये डिजीज़ को इंडिकेट करता है और येलो कलर हो जाता है बॉडी का। और हमारे यूरिन का जो कलर होता है वो नॉर्मली स्टो कलर होता है ड्यू टू परसेंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरोबिलिनोजन विच इज़ फॉर्मेशन फ्रॉम द बिलिरुबिन। ब्राउन कलर फेसिस का होता है ड्यू टू स्टर्कोबिलिनोजन, जो कि बिलिरुबिन के द्वारा वो वहाँ पे कन्वर्जन होता है। और बिलिरुबिन इज ए रेड प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन का, जो कि एक डायग्नोस्टिक मार्कर होता है लीवर और ब्लड डिसऑर्डर का। ये फॉर्मेशन है बिलिरुबिन कैसे बनता है, यानी कि हमने पहले बताया था आपको कि जब RBC का ब्रेकडाउन होता है स्प्लीन के अंदर तो फाइनली जो है वो बिलिरुबिन में चेंज हो जाता है, जो कि दो तरह का होता है, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन मैक्रोफेज कन्वर्ट टू द हीम और बिलिरुबिन। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है एल्ब्यूमिन अटैच करता है इसको और लेके आता है लीवर में, और फिर ये हिपैटोसाइट सेल्स के द्वारा वहाँ पे जो है एक ग्लूकोनिक एसिड बनता है और UDP उसको चेंज कर देता है वहाँ पे, पहले इनडायरेक्ट बिलिरुबिन उसको बाद चेंज कर डायरेक्ट बिलिरुबिन में, यानी कि पहले वाटर इनसोल्यूबल होता है फिर वाटर सोल्यूबल बन जाता है, और फिर वाइलर एक्सीडेशन के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन स्टर्कोबिलिनोजन बनता है इंटेस्टाइन में, और फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है हमारे स्टूल में और यूरिन में। ये डिफरेंस है बिटवीन कॉन्जुगेट बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन। कॉन्जुगेट को हम डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं और इसको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलते हैं। ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है बाइल में और ये नॉर्मली प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। कॉन्जुगेट जो है ग्लूकोनिक एसिड के साथ जो है यहाँ पे मिलके, और ये कॉन्जुगेट जो है एल्ब्यूमिन के साथ मिलता है और ये फ़िल्टर हो जाता है किडनी के द्वारा, और ये फ़िल्टर नहीं हो सकता है, ये जो है क्रॉस नहीं कर सकता BBB ब्लड ब्रेन बैरियर में, और ये जो है क्रॉस कर सकता है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को। फंक्शन क्या है बिलिरुबिन का? बिलिरुबिन जो है हमारे जो सीरम में है नॉर्मली प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है। और जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये बॉडी की हीट को मेंटेन करता है। बाइल पिगमेंट जैसे बिलिवर्डिन है नेचुरली जो प्रोसेस होता है सनलाइट के द्वारा, ये एक तरह से एंटीकोगनेंट्स जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को बनाता है, और म्यूटेजेनिक को। बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन जो है दोनों के दोनों पोटेंट होते हैं स्कैवेंजर्स हमारे जो प्रोक्सिमल रेडिकल के द्वारा। ये इनहिबिट करते हैं कई जो पॉलीमरिक एटोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एमाइंस होते हैं, ऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो कि सबको ये म्यूटेजेंस करता है। डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इसको हम टेस्ट करते हैं। नॉर्मली जो हाइपर बिलिरुबिनिया अपीयर होता है, यानी कि बिलिरुबिन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है उसको जॉन्डिस बोलते हैं, इक्ट्रिस के नाम से जाना जाता है। जॉन्डिस जो है यूजुअली डिटेक्टेड होता है जब बिलिरुबिन की मात्रा हमारी बॉडी में 2.0 या 2.5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाती है,
और बिलिरुबिन लेवल जो है 1 to 2 मिलीग्राम हमारी बॉडी में होना चाहिए। वो लेटेंट जॉन्डिस के नाम जाना जाता है, नहीं तो नॉर्मली लेस देन 1 मिलीग्राम% हमारे जो प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होना चाहिए। नियोनेट्स में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो क्रॉस कर जाता है BBB ब्लड ब्रेन बैरियर में, और इसके बाद वो एक्युमुलेशन हो जाता है ब्रेन में, नियोनेट्स की जो ब्रेन होता है। फिर ये CNS को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको वो वहाँ पर डेवलप कराने में मदद करता है, और जो उसके अलावा जो परमानेंट वहाँ पे परमानेंट नर्वस इम्पेयरमेंट होता है उसको वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये नॉर्मल रेंज है। टोटल बिलिरुबिन कितना होना चाहिए? 0.2 to 0.8 मिलीग्राम%। न्यूबॉर्न में जो है 0.8 से 12 मिलीग्राम%। क्रिटिकल जो वैल्यू अडल्ट में होती है वो लेस देन 12 मिलीग्राम%। क्रिटिकल वैल्यू न्यूबॉर्न में लेस देन 50 मिलीग्राम%। फीकल यूरोबिलिन 42 to 80 मिलीग्राम% पास होता है, और यूरिन में 0.0 से लेकर 0.02 मिलीग्राम% हमारे यूरिन में ये पास होता है। क्लिनिकल कोरिलेशन आगे देखेंगे कि इसको जो क्लिनिकली कैसे हम आगे इसको देखते हैं कि इनका इंक्रीज होना या डिक्रीज होना वो कैसे हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का इफेक्ट होता है। हाइपोबिलिरुबिनिया यानी कि बिलिरुबिन की मात्रा जो है नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है। इसका कोई भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लो बिलिरुबिन लेवल होने से हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। कुछ रिसर्चर है उन्होंने सजेस्ट किया है कि लो बिलिरुबिन जो होता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे सेरिब्रोवैस्कुलर और जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और सेरिब्रो इनमें थोड़ा बहुत जो हमारा बिलिरुबिन है उसका रोल होता है, तो अगर वो नहीं होगा तो वो रोल वहाँ पर नहीं हो पाएगा। हाइपर बिलिरुबिनिया का मतलब है जब बिलिरुबिन की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हाइपर बिलिरुबिनिया बोलते हैं। 2 टाइप्स का होता है, कॉन्जुगेट हाइपोबिलिरुबिनिया और एक होता है कॉन्जुगेट हाइपर बिलिरुबिनिया। इसमें कॉन्जुगेट बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है और उसमें अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अनकॉन्जुगेट हाइपर बिलिरुबिनिया जो है वो ओवर प्रोडक्शन यानी कि RBC जब ज़्यादा टूटेंगे, हाई इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ RBCs इन द जो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर। डिक्रीज हेपेटिक अपटेक या डिक्रीज बिलिरुबिन कॉन्जुगेट, जिसमें जो ट्रांसफरेज डिफिशिएंसी होती है वो नीचे दी हुई है सारी। और इसके अलावा एक्वायर्ड जो बाहर से लिया गया है ट्रांसफरेज डिफिशिएंसी ड्रग्स के कारण हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो सकता है, और हेपेटोसेलुलर डिजीज़ हो सकती है, और सेप्सिस हो सकता है। इनके कारण जो है वहाँ पे हाइपोबिलिरुबिनिया जो अनकॉन्जुगेट हो सकता है। कॉन्जुगेट हाइपरबिलिरुबिनिया का मतलब होता है जो हमारा वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इम्पेयर हेपेटिक एक्सक्रीशन यानी कि कोई प्रॉब्लम है उसको, जैसे ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, रिकरेंट बेनाइन जिसको इंट्राहेपेटिक कोलिसिस्टिक बोलते हैं, पथरी हो जाती है, स्टोन फॉर्मेशन, कोलिस्टिक जॉइंटिस प्रेगनेंसी, एक्वायर्ड में हेपेटोसेलुलर डिजीज़, वायरल और मे बी द बैक्टीरियल डिजीज जैसे हेपेटाइटिस और सिरोसिस। ड्रग्स इंड्यूस कोई दवाई ले रहा है ओंटाकर्सपेटी या कोई सिपारोस्मिन मेडिसिन ले रहा है, एल्कोहलिक ज़्यादा कोई दारू पीता है, सेप्सिस, बाइलरी सिरोसिस, और एक्स्ट्रा हेपेटिक में गोलिस्टोन, बाइलरी मालफॉर्मेशन, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, या कोई उसको हिपेलोमिया ट्रॉमा जो बोलते हैं, या इन्फ्लामेशन जिसको पैनक्रेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ये सब जो हैं जो कारण हैं डिजीज़ ये कॉन्जुगेटेड हाइपोबिलिरुबिनिया के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल कैसे लेबोरेटरी में करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। लेबोरेटरी में हमें ये टेस्ट परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे ये आगे हम इसको स्लाइड में आपको बताएंगे। रिक्वायरमेंट के लिए हमें चाहिए वर्किंग रिएजेंट R1 जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HCl होगा, R2 सोडियम नाइट्रेट होगा, R3 कैफीन और सोडियम बेंजोएट होगा, और R4 में टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो रिएक्शन होती है ये इसको बोलते हैं जैंडेसिक ग्रोव मेथड, यानी कि ये जैंडेसिक जो था इसने बनाया था, इस मेथड से इसको हम आगे परफॉर्म करते हैं। इसका प्रिंसिपल है कि टोटल जो बिलिरुबिन है वो कंसनट्रेट होता है, वो डिटरमाइन प्रेजेंस होता है कैफीन के द्वारा, और रिएक्शन के डाइजो जो हमारा डाइजोएट सल्फ्यूरिक एसिड है वो कलर प्रोड्यूस करता है, डाइजो यहाँ पे डाई, और इंटेंसिटी जो कलर आएगा वहाँ पे उसको मेज़र करेंगे 560 to 600 नैनोमीटर प्रोपोर्शनल, और कंसनट्रेशन जो होगा उसके अगेंस्ट जो है टोटल बिलिरुबिन के अगेंस्ट इसको हम नापेंगे। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं, एब्सेंस ऑफ कैफीन वो नहीं डालते हैं यहाँ पे, जो कैफीन होता है, और डायरेक्ट जो रिएक्शंस होती है उसमें डाइजोटाइज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और वो रेड कलर वहाँ पे
एजोबिल्यूरुबिन के रूप में आता है। उसकी इंटेंसिटी को हम जो मेज़र करते हैं 546 नैनोमीटर पे, और ये प्रोपोर्शनल जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्ट बिल्यूरुबिन के अगेंस्ट होती है। ये यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा सल्फोनिक एसिड है प्लस NaOH2 टाइड सल्फ्यूरिक एसिड, और बिल्यूरुबिन प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू एजोबिल्यूरुबिन, जिसको हम कैलोरीमीटर में मेज़र करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है। इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे यहाँ पे हम, एक में लिखेंगे B ब्लैंक और एक में लिखेंगे अननोन U, यानी कि टेस्ट हमारा। R1 रिएजेंट डालेंगे 200 माइक्रोलीटर दोनों टेस्ट ट्यूब में। R2 डालेंगे यहाँ पे अबाउट 1 ड्रॉप डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, मार्क जो वहाँ पे अननोन वाला है। R3 रिएजेंट डालेंगे 1 ml बोथ में टेस्ट ट्यूब में, यानी कि जो हमारा ब्लैंक है और जो हमारा अननोन है। और इसके बाद सीरम डालेंगे 200 माइक्रोलीटर दोनों टेस्ट ट्यूब में, और मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 10 मिनट के लिए उसको इंक्यूबेट करेंगे 2 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और उसके बाद में इसमें जो है मैं R4 डालेंगे 1 ml दोनों टेस्ट ट्यूब में, और इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट के लिए 2 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद हम उसका जो है रीडिंग लेंगे, कैलोरीमेट्री चेक करेंगे 578 नैनोमीटर में, और कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे अननोन इंटेंसिटी इंटू 10.8 जो उसकी कंसंट्रेशन होती है। ये हमारा प्रोसीजर है डायरेक्ट बिल्यूरुबिन का, वो टोटल का था, ये डायरेक्ट का है। इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ब्लैंक और अननोन। R1 रिएजेंट 200 UL लेना है हमें उससे टेस्ट ट्यूब में, और जो हमारा रिएजेंट 2 है वो लेना है हमें 1 ड्रॉप जो टेस्ट ट्यूब में अननोन में, और इसमें नॉर्मल सलाइन लेना है 2 ml बोथ टेस्ट ट्यूब में, और सीरम डालना है 200 UL दोनों टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसको हम जो है यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद में और उसको वेट करने के बाद हम उसका कलर जो है वो नापेंगे 546 नैनोमीटर पे कैलोरीमीटर में, और कैलकुलेशन करेंगे उसका इक्वल टू अननोन इंटेंसिटी इंटू 14.4 जो कि इसकी कंसंट्रेशन है। उसके बाद इसका हम रिपोर्ट देंगे। ये प्रिकॉशंस लेनी हमें यहाँ पे कि केवल यहाँ पे एक्सेप्टेबल एंटीकोगुलेंट ब्लड या हिपेरिन या ऑक्सलेट जो है वही करेंगे। फ्रेश सीरम सैंपल हम लेंगे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए। आइडियली आफ्टर सर्टिफिकेशन जो सीरम को हम वहाँ पे इमीडिएटली सेपरेट करेंगे ब्लड में से, ताकि सेल्स वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और इसके अलावा हम ट्राई नहीं करेंगे जब भी कभी कोई रिएजेंट सॉल्यूशन ख़राब है या कोई एक्सपायरी है या कोई वॉशिंग प्रॉब्लम है या कोई किसी तरह की कोई वहाँ पे टर्बिडिटी आती है तो उसको हम सैंपल को या सॉल्यूशन को यूज़ नहीं करेंगे। लिमिटेशंस होती है इसके एनालिटिक रिएजेंट हमारी का मिनिमम जो है वो टोटल बिल्यूरुबिन जो कितना नाप सकते हैं 0.1 से 30 मिलीग्राम%, और डायरेक्ट बिल्यूरुबिन 0.1 to 10 मिलीग्राम। इससे कम या ज़्यादा ये रिपोर्टिंग नहीं करेगा। ह्यूमोलाइसिस ब्लड हम कभी नहीं लेंगे यहाँ पे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी रिएक्शंस में। और लिपिड सैंपल को भी नहीं लेंगे जिसमें लिपिड मिला होगा, रिएक्शन में प्रॉब्लम करेगा। ड्रग्स नहीं लेना उसको, जैसे थायोहाइलिन या प्रोपेरेनॉल जो है ये ड्रग्स अगर लेगा पेशेंट तो उसको जो बिल्यूरुबिन है उसमें जो है उसकी रीडिंग में चेंज आ जाएगा। रिसोर्स यूज़ में हम टेक्स्ट बुक्स मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं। MN चटर्जा जो है यहाँ पे चटर्जा टेक्स्ट बुक बायोकेमिस्ट्री हम मेडिकल जो है स्टूडेंट वहाँ पे ले सकते हैं, ये वाली DM वासुदेवन। और विकीपीडिया इंटरनेट से जो है हम कलेक्शन कर सकते हैं इसके बारे में। ये हमारा अनकॉन्जुगेटेड जो अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड ब्लड में डिफरेंस होता है। ये नॉर्मली प्लाज्मा में होता है, ये नॉर्मली बाइल में होता है। ये अटैच होता है नॉन कोवलेंट टू एल्ब्यूमिन, और ये कॉन्जुगेट जो है ग्लूकोनिक एसिड के साथ में। ये हाई मोलिकुलर वेट होता है, और ये जो फिल्टर नहीं होता किडनी में, और कॉन्जुगेट जो है स्मॉलर मोलिकुलर वेट होता है, इसके कारण ये जो किडनी में आराम से फिल्टर हो जाता है। नॉन पोलर है, इंसोल्यूबल है, प्लाज्मा जो है क्रॉस ये कर सकता है हमारे ब्रेन बैरियर, न्यूनेट्स कोजिंग ब्रेन डैमेज कर देता है। और पोलर सोल्यूबल प्लाज्मा में ये कभी भी ये ब्रेन बैरियर को जो है ये क्रॉस नहीं कर सकता है। ये जो इनडायरेक्ट वैन-बर्नबर्ग रिएक्शन उसके द्वारा होता है, और ये जो है डायरेक्ट वैनबर्ग के द्वारा होता है, यानी कि इनडायरेक्ट के द्वारा देखते हैं, ये डायरेक्ट के द्वारा देखते हैं। ये फिजियोलॉजिकल रोल है बिल्यूरुबिन का हमारी बॉडी में। इसमें स्टडीज़ करने के बाद ये पाया गया कि बिल्यूरुबिन जो है वो एल्डरली जो इतने भी होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, और हाईली फंक्शन होता है इनका इंडिपेंडेंट। और स्टडी में ये पता चला है कि जो हमारा लेवल्स है सीरम बिल्यूरुबिन का ये इन्वर्सली होता है जो हमारी हार्ट डिजीज है, इनके हमेशा हार्ट डिजीज के इन्वर्सली होता है। और अनकपल्ड जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो ATP जनरेशन करते हैं, लेकिन ये जो इफेक्ट होता है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में कोई रिएक्शन नहीं होता। एनर्जी रिलीज जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा, उसमें कुछ पोर्शन जो है उसका जनरेट होता है या हीट प्रोडक्शन करते हैं। बिल्यूरुबिन लेवल जो है वो फिजियोलॉजिकल रेंज
से ऊपर नहीं होना चाहिए, जितना उसका रेंज दिया उतना ही होना चाहिए। बाइल पिगमेंट जैसे बिलीवर्डिन जो है नेचुरली प्रोसेसिंग सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। और एंटी म्यूटेजेनिक जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी वहाँ पर जो है वो होनी चाहिए। बिलीवर्डिन और जो बिलीरुबिन है दोनों के दोनों ये इसमें पोटेंट स्कैवेंजर होते हैं, ये पायरोक्सिल रेडिकल्स के। ये डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस होता है कि जो बिलीरुबिन होता है ना तो उसमें बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि अगर है भी तो 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बिलीरुबिन जो है वो 1 to 2 मिलीग्राम जो है वो उसको लेटेंट जॉन्डिस के नाम से शुरुआत दौर है वो जाना जाता है। इसके बाद जैसे जैसे अनुकुंज बिलीरुबिन ये बढ़ता है और बाउंड होता है एल्ब्यूमिन के साथ में, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर में जो है वो क्रॉस कर जाता है। कंडीशन जैसे नियोनेटल जॉन्डिस होता है जो बच्चों में होता है, टाइप 1 टाइप 2 क्रीगर नेगलर सिंड्रोम इसको बोलते हैं हम, और हाई कंसनट्रेशन जो 20 मिलीग्राम से ज़्यादा इसको ब्लड में हो जाती है। अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि हमारे टिश्यूज़ वगैरह सब जगह ये चला जाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि डिफ्यूज़ करता है हमारे अलग अलग ये पार्ट में जैसे नर्वस सिस्टम, और फिर ये एनसीफेलोपैथी कर देता है वहाँ पे, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है परमानेंटली वो ख़राब हो जाता है और काम ठीक से नहीं करता है। ये हमारा क्लिनिको जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ये कई तरह का होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक वो होता है जिसमें पहले जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो लीवर से पहले डिजीज हो जाती है। हिपैटिक वो होता है जो उसको लीवर के अंदर होता है, वहाँ पे रेड सेल्स ख़राब हो जाते हैं, ग्लूकोन एसिड और एस्टो सपोर्ट नहीं मिलता, जिसके कारण वो अनकॉन्जुगेट से कॉन्जुगेट में चेंज नहीं हो पाता है। और जो पोस्ट हिपैटिक होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस उसको हम बोलते हैं, तो वो हमारा जो लीवर होता है उसके बाद का जॉन्डिस होता है, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ जाती हैं, बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है। ये हमारा बिलीरुबिन की वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू इसमें बताई हुई है, मैंने पहले भी बताई थी आपको। इसमें प्रीहिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक और फीकल यूरिन और यूरिन में सब जगह ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये मेथड्स हैं जो हमारे जो बिलीरुबिन करने के, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। इसमें क्लिनिकल मेथड होते हैं, इक्ट्रो मेथड होते हैं, और ट्रांस जो हमारा यूटेनस मेथड होते हैं, और इसके अलावा जो है डाइजो मेथड है, बिलीरुबिनोमीटर होता है, और इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, क्रोमैटोग्राफी, पेरोक्सीडेज मेथड, पेरोक्सीडेज डाइजो मेथड, सिंपल कैलोरीमेट्री मेथड और न्यू एंजाइमेटिक मेथड। ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें हम बिलीरुबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको बताया है बिलीरुबिन के बारे में कि बिलीरुबिन हम कैसे टेस्ट करते हैं ब्लड के अंदर, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, और क्लिनिकल उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। थैंक यू बच्चों।